नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। और ये आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमने कल एक विषय पर परिचर्चा को प्रारंभ किया था। विषय बहुत बेहतरीन था, बड़ा शानदार था। नाम था औद्योगिक क्रांति। क्लियर हो गई? चलिए देखिएगा, औद्योगिक क्रांति में हमने परिचय पढ़ा, क्या परिवर्तन हुए यह पढ़ लिया, आवश्यक कार्य कारक पढ़ लिए, महत्वपूर्ण पहलू पढ़े, कारण पढ़े कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की चर्चा हमने करी, औद्योगिक क्रांति का द्वितीय चरण परिचय, वैज्ञानिक तकनीकी आविष्कार, तकनीकी वर्ग का उदय, औद्योगिक क्रांति के परिणाम सकारात्मक नकारात्मक। कल हम कारण तक पहुंच चुके थे। आज हम बात करेंगे वैज्ञानिक क्रांति के औद्योगिक क्रांति के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की, और सबसे पहले कृषि क्षेत्र में विकास की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रक्रिया में हुआ परिवर्तन है, जिसके तहत हस्तचालित औजारों का स्थान शक्ति चालित यंत्रों या औजारों ने ले लिया था। औद्योगिक क्रांति के पहले उत्पादन प्रक्रिया धीमी थी, लागत ज्यादा थी, मानव श्रम से उत्पादन किया जाता था और एक रूपता नहीं थी, कृषि प्रधान समाज था। बाद में उत्पादन प्रक्रिया बढ़ गई, लागत में कमी आ गई, मशीनों से उत्पादन किया जाने लगा, एक रूपताई औद्योगिक समाज बन गया। 18वीं शताब्दी तक यूरोप कृषि प्रधान था, मानव श्रम ही माध्यम था, एक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में माना जाता था। परिणामतः मशीनों का अभाव था, क्योंकि शक्ति या पावर नहीं थी, वाष्प शक्ति जल शक्ति नहीं थी। परिणामतः बड़े उद्योग या कारखानों का विकास नहीं हो पाया था। एक व्यक्ति को एक इकाई के तौर पर माना जाता था। लाइफ स्लो, सिंपल और स्लीपी थी। समाज की पृष्ठभूमि में 1770 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के दो चरण रहे। पहले चरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, दूसरे की शुरुआत जर्मनी से हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति उसके बाद बेल्जियम में हुई। सोवियत संघ रूस में जो है यूएसएसआर, इसमें सबसे बाद में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोयला लोहा निक्षेपों की समस्या थी, रूढ़िवादी समाज था, जारशाही शासन था, उच्च तकनीक की कमी थी। औद्योगिक क्रांति क्या है? कृषि प्रधान समाज का औद्योगिक समाज में परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति है। कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन, वितरण प्रक्रिया में परिवर्तन, औद्योगिक प्रणाली और श्रमिकों के स्तर में होने वाला परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति है। एडवर्ड ने यह बात कही थी। गृह उद्योगों धंधों का मशीनीकरण ही औद्योगिक क्रांति है। सीडी हेजन ने यह बात कही थी। औद्योगिक क्रांति शब्द का पहला प्रयोग जेके ब्लांकी या लुई ब्लांकी ने 1837 में किया था। फ्रांस का रहने वाला था। इसे लोकप्रिय अर्नोल्ड टाइनबी ने बनाया था। 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन हुए, क्या आवश्यक कारक है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति के पहलू हमने पढ़े। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई? पैसा चाहिए सर, बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। सस्ता श्रम चाहिए, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, समुद्री व्यापार परिवहन है, कच्चे माल की उपलब्धता है, बैंकिंग व्यवस्था। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। राजनीतिक स्थिरता, तो याद रखिए 1688 में शानदार क्रांति, जिसे हम ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में संसदीय व्यवस्था स्थापित हो गई। इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई, इस वजह से वहां उद्योग स्थापित हुए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यहाँ तक परिचर्चा कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति जो है उसके वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं पर बात करते हैं, या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की चर्चा करते हैं। लिखिएगा। औद्योगिक क्रांति के वैज्ञानिक व तकनीकी विकास, इसको सही करेंगे औद्योगिक क्रांति में। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने बात करी है कृषि क्षेत्र में विकास।
तो हेडिंग डालिएगा। कि साहब कृषि के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ, किस तरह हुआ, बहुत अच्छे से समझिएगा। बेसिकली कृषि के क्षेत्र में विकास की शुरुआत होती है 1701 ईस्वी से। हो सकता है इसके पहले भी विकास की शुरुआत हो चुकी हो। वैसे तो 1674 ईस्वी के आसपास यह कार्य कर चुके थे, लेकिन उनका जीवन काल ही 1674 से लेकर 1738 के आसपास माना जाता है। तो शुरुआत हुई इंग्लैंड में, यॉर्कशायर एक जगह है, वहां का एक जमींदार था, नाम था जेथरो टल। इसने एक ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, एक सेकंड रुकिए। भाई साहब, चश्मे वालों के साथ बहुत समस्याएं होती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? अगर चश्मे में थोड़ा सा भी स्पॉट है ना, तो फिर विजिबिलिटी में समस्या आने लग जाती है, वह इरिटेट करने लगता है। चलिए तो जेथरो टल नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, यॉर्कशायर का जमींदार था, इंग्लैंड का। 1701 ईस्वी में इसने ड्रिल मशीन के आविष्कार करी। यह बीज बोने के लिए थी, तो इससे बीज बोने की एक प्रक्रिया जो है वह आसान हो गई और व्यवस्थित हो गई। तो शुरुआत करते हैं जी। जेथरो टल, इसने किसकी आविष्कार की थी? याद रखिएगा, ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। ड्रिल मशीन, ठीक है। बीज बोने की प्रक्रिया आसान व व्यवस्थित हो गई। ड्रिल मशीन का आविष्कार 1701 ईस्वी में किया गया था। और यह भाई कौन था? तो यह यॉर्कशायर का जमींदार था। यॉर्कशायर का जमींदार था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको मैं बॉक्स में बंद करता चलूंगा, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर आपको जोर देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि किसने किसका आविष्कार किया था। डिटेल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपने जो काम की है वो ये है। क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, जेथरो टल जो है, इसने 1701 ईस्वी में क्या किया, याद रखिएगा, ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। इसे सीड ड्रिल भी कहा जाता है। इस वजह से पहले क्या होता था ना, फसलों में बीज, देखो, अगर उत्पादन बढ़ाना है ना, तो प्रत्येक महत्व बिंदु पर बहुत जोर देना पड़ता है। आपके बीज बोने का तरीका क्या है, खाद की मात्रा क्या रहेगी, पानी की मात्रा क्या रहेगी, सब बातों पर ध्यान दे करके हम खेत में उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। तो पहले किसान जब बीज बोता था, तो उसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं था, ऐसे फेंक दिया करता था। तो परिणाम स्वरूप वो बीज जमीन के ऊपर ही रह जाया करते थे और उनका विकास नहीं हो पाता था। लेकिन इस जेथरो टल ने कहा कि भैया, जमीन में बीज जितना अंदर जाएगा, उससे उतनी ही ज्यादा उत्पादन क्षमता जो है वह विकसित होगी। तो इसीलिए इसने ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। मैं आपको यहाँ पर कुछ चित्र साथ में ही दिखाते चलूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए जेथरो टल। ये दिखता है भाई साहब जेथरो टल, देखिए, ये हमारे समक्ष जेथरो टल है, ठीक है। और इसके द्वारा बनाई गई ड्रिल मशीन आप देखेंगे, एक ड्रिल मशीन की खोज की गई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब ये ड्रिल मशीन क्या है, वर्तमान की चक्की के जैसी है। ऊपर इसमें गेहूं या जो भी अनाज है उसके दाने रखे हुए हैं। इसको चलाया जा रहा है खेत के नीचे नीचे। और आगे जो है यह प्रक्रिया, इसमें गहराई में खेत छेद, अंदर होल करती जा रही है। और इसके माध्यम से आप देखिएगा, जो बीज है वह नीचे गिरते जा रहे हैं। और पीछे एक यंत्र लगा हुआ है, जो यह आसपास की जमीन को जो है वह वापस, जहां गड्ढा किया गया है, उस वापस किए गए गड्ढे जिसमें बीज डाले गए हैं, उसके ऊपर मिट्टी को फॉरवर्ड करता हुआ जा रहा है।
ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या हो रही है, यह खुदाई हो रही है। ठीक है, यहां पर ये बीज डाले जा रहे हैं और ये वापस क्या डाली जा रही है, मिट्टी को कवर किया जा रहा है, मिट्टी जो है वह कवर हो रही है। और ये जो मशीन आपके समक्ष देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ड्रिल मशीन। क्या कहते हैं भाई साहब, याद रखना, ड्रिल मशीन कहते हैं। इसे ही सीड ड्रिल भी कहते हैं। बताओ भाई क्या कहते हैं, तो याद रखना जी, सीड ड्रिल कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्राणी आपको नजर आ रहे हैं, ये भाई साहब कोई और नहीं है, यह जेथरो टल है। क्लियर हो गई क्या बात। तो ये सीड ड्रिल है, इस तरह से काम करती थी। आगे वाला हिस्सा खुदाई करते जाता था, उसमें बीज डालते जाता था दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा जो है वह काम उसको मिट्टी को कवर करता हुआ चलता था। क्लियर हो गई क्या बात, आराम से समझ लो, लिख लो, और फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा व्यक्ति लेते हैं हमारे, जिसका नाम आता है चार्ल्स टाउनसेंड। चार्ल्स टाउनसेंड जो है 1674 से 1738 के बीच में रहा। इसने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहले तो कृषि चक्र पद्धति को इसने दिया। कृषि चक्र पद्धति क्या होती है, कृषि चक्र पद्धति होती है सर, फसलों को बदल बदल कर बोने की प्रक्रिया। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम एक खेत में बार बार एक ही फसल का उत्पादन करेंगे तो फिर वह भूमि समय के साथ बंजर होने लगेगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं। तो चार्ल्स टाउनसेंड ने कहा, क्या कहा, कि भैया हमें समय के अनुसार फसलों में बदलाव करना जरूरी है। एक फसल को ही लगातार नहीं बोते रहना चाहिए, इससे आपके खेत की उत्पादन क्षमता बनी रहेगी। ठीक है, तो पहला तो कृषि चक्र पद्धति टाउनसेंड ने दी, और दूसरा सलजम की खेती के बारे में बताया। सलजम एक प्रकार का फसल होती है जिसमें उत्पादन ज्यादा होता है, उत्पादन ज्यादा होगी, लागत कम होता है, तो मेरे दोस्त फायदा ज्यादा होगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सलजम को अंग्रेजी में टर्निप कहते हैं, तो इसे टर्निप टाउनसेंड भी कहा जाता है। क्लियर हो गई। तो भैया किसके बारे में बात कर चुके हैं, जेथरो टल, लिखिएगा। चार्ल्स टाउनसेंड। ठीक है, भाई जो है 1674 1738 ईस्वी तक इसने दो काम किए। सबसे पहले सलजम बाद में लिखेंगे, पहले कृषि चक्र पद्धति लिख लो। कृषि या फसल चक्र पद्धति, और इसी ने सलजम की कृषि, सलजम को क्या कहते हैं, टर्निफ कहते हैं। टर्निफ, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, याद रखिएगा, टर्निफ कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, टर्निप टाउनसेंड कहा गया। क्लियर हो गया। नाम क्या है भैया, चार्ल्स टाउनसेंड। ठीक है, चलिए, इसने सबसे पहला जो काम किया कृषि चक्र पद्धति के बारे में किया, और दूसरा जो महत्वपूर्ण काम ये करता है, सलजम की खेती के बारे में करता है। ठीक है, चार्ल्स टाउनसेंड, ये है सर चार्ल्स टाउनसेंड। अब देख लें, टाउनसेंड। औद्योगिक क्रांति में इन आविष्कारों से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आया, रॉबर्ट बेकवेल। रॉबर्ट बेकवेल ने पशुपालन में सुधार किया।
भेड़ की नस्ल में सुधार किया, भेड़ की नस्ल में सुधार किया तो उससे ऊन का उत्पादन ज्यादा होने लगा। परिणाम स्वरूप पशुपालन लाभदायक व्यवसाय बन गया। इसीलिए रॉबर्ट बेकवेल को ही हम वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली का जनक कहते हैं। क्लियर हो गए? रॉबर्ट बेकवेल। अगला नाम लिखेंगे नंबर 3, रॉबर्ट बेकवेल। ठीक है, अब इस रॉबर्ट बेकवेल ने क्या क्या काम किया तो याद रखिएगा। पशुपालन में सुधार किया, भेड़ की नस्ल में सुधार किया, पशुपालन, परिणाम स्वरूप पशुपालन जो है वह लाभदायक व्यवसाय बना और इसे वैज्ञानिक प्रणाली का जनक कहते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी? तो लिखिएगा पशुपालन में सुधार किया। भेड़ की नस्ल में सुधार किया। अब पशुपालन लाभदायक व्यवसाय बन गया। ठीक है, और बेकवेल को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रजनन प्रणाली का जनक। चलो मैं आपको सबसे पहले तो रॉबर्ट बेकवेल का चित्र बताता हूँ। यह है सर रॉबर्ट बेकवेल, आप देख लीजिए, आपको नजर आ रहा होगा भाई रॉबर्ट बेकवेल। चलो इसको छोड़ो, दूसरा चित्र ले लेते हैं इसी का, कभी कभी तकनीकी कारण हो जाते हैं। ये है सर रॉबर्ट बेकवेल। ठीक है, और इस रॉबर्ट बेकवेल ने जो भेड़ की नस्ल में सुधार किया और नई भेड़ बनाई भाई साहब वो ऐसी थी। आप देखो, देखो सर, ये रॉबर्ट बेकवेल की भेड़ की नस्ल है और ये कौन है याद रखना, इट्स कॉल्ड रॉबर्ट बेकवेल और ये इसके द्वारा बनाई गई भेड़ थी। ठीक है, देखो अब एक बात देखो ना आप यहाँ पर भाई साहब, उत्पादन ज्यादा होगा या नहीं होगा? हाँ बताओ। अब साहब इसने तो बता दी कि भाई भेड़ की नस्ल में सुधार किया, किसने किया? रॉबर्ट बेकवेल ने किया। अब रॉबर्ट बेकवेल ने जो तरीका बताया उस तरीके पर भेड़ की नई नस्ल को निर्माण किया था किसने? चार्ल्स कॉलिंग ने। ठीक है, तो नोट करके एक लाइन लिखेंगे, नोट, NOTE लिखिए, नोट करके। ठीक है, नोट करके एक लाइन लिखेंगे, चार्ल्स कॉलिंग ने चार्ल्स कॉलिंग ने बेकवेल, रॉबर्ट बेकवेल ने क्या की थी? भेड़ की नस्ल में सुधार की थी। भेड़ बेकवेल की प्रणाली पर की प्रणाली पर भेड़ की नई, ठीक है,
भेड़ की क्या करी, नई नस्ल तैयार करी, नई नस्ल तैयार की। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि भेड़ की नई नस्ल तैयार करने वाला कौन था, रॉबर्ट बेकवेल था। क्या बात नहीं, भेड़ की नई नस्ल तैयार करने वाला रॉबर्ट बेकवेल। और भेड़ में नस्ल सुधार करने वाला कौन था, मैं शायद गलत बोल गया, भेड़ की नई नस्ल बनाने वाला कौन था, चार्ल्स कोलिंग था। और भेड़ की नस्ल में सुधार करने वाला कौन था, याद रखना रॉबर्ट बेकवेल था। तो यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, भेड़ की नस्ल सुधार, गलती मत करना, भेड़ की नस्ल में सुधार, बताओ भाई किसने किया था, तो नाम याद रखना, डेट्स कॉल रॉबर्ट बेकवेल ने किया था। भेड़ की नई नस्ल तैयार की, तो ये किसने की थी, ये की थी चार्ल्स कोलिंग ने। बताओ भाई क्या ये बात समझ में आ गई क्या, चार्ल्स कोलिंग ने भेड़ की नई नस्ल तैयार की थी और सुधार करने का काम रॉबर्ट बेकवेल ने किया था। इंग्लैंड का सम्राट था, नाम था जॉर्ज तृतीय। इसने कृषि को बढ़ावा दिया, इसीलिए फार्मर जॉर्ज कहलाया। ठीक है, तो अगली बात लिखिएगा, इसको भी नोट में ही लिख लो तो ठीक रहेगा। नोट लिखिए, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने कृषि को बढ़ावा दिया, इसलिए इसे फार्मर जॉर्ज, कृषक जॉर्ज कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, कृषक जॉर्ज के नाम से जाना गया, लिख लो। भाई साहब ऐसे ही औद्योगिक क्रांति थोड़ी हुई थी, आज हम हमारे जीवन को इतना आसान देखते हैं ना कि साहब ये हो गया वो हो गया। सर इस जीवन को आसान बनाने के लिए कई सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। पहले इस तरह से उत्पादन थोड़ी होता था। आज हम कहते हैं हमारे भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी हरित क्रांति लेकर आए, स्वामीनाथन लेकर आए, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, बिल्कुल लेकर आए। लेकिन इसका आधार कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के तहत जो कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था उसने निर्मित कर दिया था। इसके बाद आया आर्थर यंग, इसने नई खेती का प्रचार किया। अब ये नई खेती क्या होती है, नई खेती होती है बाड़ा बंदी कर दी कि भाई हाँ, पर्टिकुलर एक चारों तरफ चार दीवारी कर दी, कृषि फार्म का निर्माण किया गया था। इसने एक किताब लिखी थी एनल्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, आर्थर यंग को ही नई खेती का अवतार कहा जाता है, ये ट्रेवेलियन ने कहा था। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं आर्थर यंग के बारे में, नंबर 4 लिखेंगे। आर्थर यंग नई खेती का, जो नई खेती होती है उस नई खेती का प्रचार किया। ठीक है, अब ये नई खेती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। नई खेती होती है जी मूल रूप से बाड़ाबंदी। ठीक है, यानी कि खेत के चारों तरफ जो है वह एक प्रकार से बाड़ बना देना। ठीक है, बाड़ाबंदी या एक तरह से कृषि फार्म का निर्माण करना, कि
जंगल भूमि है, उस समय इतनी जनसंख्या तो थी नहीं, तो भूमि बहुत सारी थी, इसीलिए इन्होंने कहा जी जो जंगली भूमि है उसको पर्टिकुलर कुछ भूमि को खेत में तब्दील कर लो, उसके चारों तरफ बाड़ाबंदी कर लो, ताकि कोई जंगली जानवर अंदर नहीं आ सके और आप स्वतंत्रता पूर्वक खेती का काम कर सके। वहीं पर रहो, खेत में ही रहो, खेत की सुरक्षा करो और काम करते जाओ। इंग्लैंड में 1792 में ऑर्थर यंग बड़ा लोकप्रिय हुआ। तो इंग्लैंड की सरकार ने 1792 से 1815 ईस्वी तक 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बनाए थे। 1792 से 1815 याद रखना। इंग्लैंड में 1792 से 1815 ईस्वी तक 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बने। अधिनियम बने थे। आर्थर यंग को क्या कहा जाता है? इसकी पत्रिका, सबसे पहले तो इसकी पत्रिका कौन सी थी? इसने जो बुक निकाली वो थी एनल्स एंड एग्रीकल्चर। एनल्स एंड एग्रीकल्चर। और आर्थर यंग का क्या कहा जाता है? नई खेती का जनक। ठीक है, क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, नई खेती का अवतार या नई खेती का अवतार, या इसे ही क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। और ये बात किसने कही है? ये ट्रेवेलियन ने कही है। ट्रेवेलियन विश्व के इतिहास पर अध्ययन करने वाला बहुत बड़ा लेखक हुआ है, ट्रेवेलियन। चलो, मैं आपको आर्थर यंग दिखा देता हूं, जिसको हम इतना लोकप्रिय मानते हैं। देखो भाई साहब, क्या गजब का व्यक्ति है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? यह व्यक्ति जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, यह व्यक्ति है आर्थर यंग। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? कौन है यह? आर्थर यंग है। आर्थर यंग जो है, यही नई खेती का प्रचार किया। इसने पत्रिका लिखी थी एनल्स एंड द एग्रीकल्चर। नई खेती का अवतार या नई खेती का जनक कहा ट्रेवेलियन ने। इसने बाड़ाबंदी या कृषि का फार्म को बढ़ावा दिया। इंग्लैंड में 1792 से 1815 ईस्वी तक जो है 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बने थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद एक नाम आता है एली व्हीटने। नाम सुना होगा आपने। एली व्हीटने कौन है? इसने एक तरह के हार्वेस्टर का आविष्कार किया। हार्वेस्टर शब्द गलत हो जाएगा, माफी चाहूंगा। इसने मूल रूप से अनाज और भूसे को अलग करने की एक मशीन बनाई। हार्वेस्टर तो फसल काटने की मशीन होती है। उसका आविष्कार तो साइरस एच मैकोर्मिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, एली व्हीटने ने जो है वह अनाज और भूसे को अलग करने की मशीन बनाई थी। तो लिखिएगा नंबर 5, हेली। नाम थोड़ा सा याद रखना। वीट ने, इसने अनाज व भूसे को अलग करने की मशीन बनाई। किसने बनाई? एली व्हीटने ने बनाई। अनाज और भूसे को अलग करने की मशीन बनाई। क्लियर हो गई? चलो सब कुछ बातें कर लेते हैं एली व्हीटने के बारे में। ये है एली व्हीटने। देखो सब, देख रहे होंगे। ये एली व्हीटने है, और इसके द्वारा जो मशीन बनाई गई है वह कुछ इस तरह से थी। आप देख रहे होंगे, ये है एली व्हीटने के द्वारा बनाई गई मशीन। अब इसमें देखिएगा, ये तो एली व्हीटने साहब है, बड़े गजब की मशीन। अब ये मशीन है, अब इसमें क्या होता था ना,
यह मशीन को यहां से घुमाया जाता था इस जगह से। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। इस मशीन को जो है वह यहां से घुमाया जाता था और यहां से अनाज की पोटलियां बना करके, जिसे हम बंडल कहते हैं, बंडल बना करके डाला जाता था इस जगह से। मशीन घूमती थी, भूसा अलग हो जाया करता था और अनाज जो है वह अलग हो जाया करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? वो नहीं बोलते का पूड़ा, अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं, पूड़ा बोलते हैं, पूड़ा। तो पूड़ा जो है वो बनाया जाता था फसलों का, वो इसमें डाला जाता था, हैंडल को घुमाया जाता था, तो अनाज अलग हो जाता था, भूसा अलग होकर के बाहर निकल जाया करता था। एक तरह से वर्तमान का यह थ्रेसर जैसी मशीन थी। कौन सी मशीन थी? थ्रेसर। थ्रेसर के समान, है ना। हमारे राजस्थान में या कहीं पर भी जहां पर फसल काटी जाती है वहां पर थ्रेसरों का प्रयोग किया जाता है, करते हैं ना। तो पूड़ियां बना करके जो है अनाज की थ्रेसर में डाल दी जाती है, तो एक तरफ खाखला निकलता जाता है, उसका भूसा निकलता जाता है, तो दूसरी तरफ अनाज निकलता जाता है। तो यह थ्रेसर के जैसी थी, जिसका आविष्कार एली वीटने ने किया था। वीट, वीट यानी कि अनाज, है ना। एली का मतलब अलग होना, ठीक है। इसी ने क्या बनाया, भूसे को अनाज से अलग करने की एक मशीन बनाई थी। इसके बाद साइरस एस मैकॉर्मिक आता है। 1834 में इसने फसल काटने की मशीन हार्वेस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, लिखिएगा नंबर 6। आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? बताओ, साइरस एच मैकॉर्मिक। साइरस मैकॉर्मिक, ठीक है। चले साहब, इस भाई ने 1734, कब की बात है? लगभग लगभग 1834, माफी चाहूंगा, 1734 नहीं, 1834 की परिचर्चा है ये। फसल काटने की मशीन बनाई, हार्वेस्टर। अब जब फसल काटने की मशीन बन गई तो स्वाभाविक बात है कि अब फसल काटना बेहद आसान हो गया। हार्वेस्टर आप लोग जानते ही होंगे, एलिवीट ने जॉन के फ्लाइंग शटल हार्वेस्टर ये रहा। ठीक है, ये ऐसा होता है हार्वेस्टर, ठीक है ना। और ये मेसी का हार्वेस्टर, ये तो अपने काम का है नहीं, ठीक है ना। ये प्रतीकात्मक हार्वेस्टर है, प्रतीकात्मक हार्वेस्टर है। ये एक ऐसी फसल होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या होता है इसमें? इसमें मूल रूप से ये होता है कि ऑटोमेटिक चलती जाती है, यह चलाने वाला होता है। ये स्वतः ही फसल को काटती जाती है और अपने आप ही जो है फसल कटती जाती है, फसल अलग होती जाती है, भूसा अलग होता जाता है, यानी कि सब कुछ स्वतः ही कर लेती है। ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक ही मजदूर में काम या दो पांच मजदूरों में ही काम हो जाता है। इसके बाद एक व्यक्ति आया, नाम था जस्टुस वॉन लाइबिंग। जस्टुस वॉन लाइबिंग 1840 में इसने रासायनिक खाद का आविष्कार किया। जस्टुस वॉन लाइबिंग ने परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। नंबर 8, नंबर 7, जस्टुस वॉन लाइबिंग, ठीक है। रासायनिक खाद, 1840 की बात है यह जब आविष्कार किया गया था। और ये भाई जो है वह जर्मनी का था। अब 1840 में रासायनिक खाद की वजह से क्या हो गई, उत्पादन में वृद्धि हुई।
उत्पादन में वृद्धि हुई। लिख लो यहां तक। उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी बातें देखी। यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो सुमेलित करने वाला हो। जेथरो टल ने ड्रिल मशीन बनाई थी, बीज बोने की प्रक्रिया आसान हो गई। 1701 में बनाई यह मशीन। यॉर्कशायर का यह जमींदार हुआ करता था, है ना, इंग्लैंड का रहने वाला था। तो इंग्लैंड में ही तो है यॉर्कशायर। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं, चार्ल्स चार्ल्स टाउनसेट कृषि या फसल चक्र पद्धति की नींव रखी। सलजम की कृषि करी, टर्निप टाउनसेट इसका नाम है। रॉबर्ट बेकवेल वैज्ञानिक प्रणाली का जनक है। इसने भेड़ की नस्ल में सुधार किया और पशुपालन लाभदायक हो गया। इसकी पद्धति पर, बेकवेल की प्रणाली पर भेड़ की नई नस्ल चार्ल्स कोलिंग ने तैयार करी। भेड़ की नस्ल में सुधार सुधार रॉबर्ट बेकवेल ने किया। भेड़ की नई नस्ल चार्ल्स कोलिंग ने तैयार करी। इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज तृतीय। इसने कृषि को बढ़ावा दिया, इसीलिए इसे फॉर्मर जॉर्ज कहा जाता है। आर्थर यंग, इसकी एक पत्रिका हुआ करती थी, एनल्स एंड एग्रीकल्चर। नई खेती का अवतार कहते हैं या जनक कहते हैं। ट्रेवेलियन ने कहा, इसने नई खेती का प्रचार किया। बाड़ाबंदी या कृषि फार्म लगाए। इंग्लैंड में 1792 से 1815 तक 956 बाड़ाबंदी अधिनियम बने थे। एली वीट ने अनाज को भूसे से अलग करने की एक मशीन जो है वह तैयार कर दी इसने। साइरस एस मैकोरीम हार्वेस्टर बनाई। और जस्टिस वान लाइबिंग रासायनिक खाद इसने बना दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया। अब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है ना, वह शुरुआत मूल रूप से वस्त्र उद्योग से ही हुई थी।